हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू लाइफ साइंसेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल डिस्कशन देख रहे थे। और ये लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट का था। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पे आई सिंबल में इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज का ये 4th वीडियो होगा, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है, वेयर आर द 2 नाइट्रोजन एटम ऑफ यूरिया ड्राइव फ्रॉम इन द यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में जो एमोनियम आयन से यूरिया में कन्वर्ट होता है NH2CONH2 में, ये दोनों नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है। तो एक चीज़ ये याद रखना है कि एमोनियम आयन से जो यूरिया बनता है उसमें एमोनियम आयन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होकर कार्बमाइल फॉस्फेट बनाता है। तो कार्बमाइल फॉस्फेट से एक नाइट्रोजन आ रहा है और दूसरा आता है स्पार्टेट एमाइनो एसिड से। ये यूरिया साइकिल में कंट्रीब्यूट करते हैं एमाइन ग्रुप। तो ये पहला आएगा कार्बमाइल फॉस्फेट से और दूसरा आएगा स्पार्टेट नाइट्रोजन से। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। Moving to next question, in which order are these 3 component of purine nucleotide produced or attached during the synthesis process? तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो कि डी नोवो पाथवे से सिंथेसिस होता है, और डी नोवो पाथवे का मतलब होता है कंप्लीट न्यू सिंथेसिस। तो दो तरीके से प्यूरिन और पैरामिडिन का सिंथेसिस हो सकता है। एक होता है डी नोवो पाथवे और दूसरा होता है साल्वेज पाथवे रिसाइकिल पाथवे। तो डी नोवो की यहाँ बात हो रही, तो डी नोवो में सबसे पहले यहाँ पे शुगर बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट, क्योंकि 5 कार्बन का शुगर है। और इसके बाद में दूसरा, ये बनने के बाद में ऐड होता है इमिडाजोल रिंग, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में बनता है पायरिमिडीन रिंग। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर में प्यूरिन का सिंथेसिस होता है, जबकि पैरामिडिन में इसका अपोजिट होता है। पैरामिडिन में सबसे पहले आएगा पैरामिडिन रिंग और उसके बाद राइबोस 5 फॉस्फेट। लेकिन यहाँ प्यूरिन पूछ रहा है, तो ऑर्डर होगा राइबोस 5 फॉस्फेट, देन इमिडाजोल रिंग, देन पैरामिडिन रिंग। आंसर विल बी डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट। तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जहाँ ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A2 कार्बन का, और ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल में इंटर करते हैं और यहाँ से बनाता है FADH2, NADH और ATP। और ये FADH2 और NADH फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है और यहाँ से बनाता है ATP। तो यहाँ पे फैटी एसिड का एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम A विल बी द राइट आंसर। Moving to next question, if you have to prepare 1 millimole solution of sodium chloride in 1 liter of water, how many quantity of sodium chloride you will dissolve in the water? Okay. तो यहाँ पे मोलरिटी का एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ उसको शॉर्टकट में। मोलरिटी का मतलब होता है वेट मोलरिटी नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ NaCl डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट इनटू 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वेट फाइंड आउट करना है, मोलरिटी दिया हुआ है कितना, 1 मिलीमोल, तो 1 इंटू 10³ मोल हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट मिलेंगे। वेट ऑफ NaCl पूछ रहा है, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl कितना होगा, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम का होगा 23 और क्लोराइड का होता है 35। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 3 2 5 58 इंटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वेट पूछ रहा है, तो वेट जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 58 इंटू 10⁻³ ग्राम आएगा। तो ये -3 को जब हटाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 58 मिलीग्राम। तो आंसर विल बी 58.44 मिलीग्राम। Answer will be C option. Moving to next question. A female left-handed coiled snail with genotype capital S small s met with the male right-handed coiled snail with genotype small s, the probability of progeny
हैविंग राइट हैंडेड क्वाइल्ड सेल। ओके, तो यहाँ पर जो स्नेल का जो क्वाइलिंग होता है ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल इनहेरिटेंस है, तो ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मैटरनल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि जो भी मदर का फिनोटाइप होगा वही उनके प्रोजेनी का फिनोटाइप होगा। तो मदर का फिनोटाइप डिसाइड करता है प्रोजेनी का फिनोटाइप। यहाँ पे जीनोटाइप, मेंडल का जीनोटाइप जीन कोई डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो मदर का फिनोटाइप यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंडेड। जीनोटाइप को नहीं देखना है, कैपिटल एस स्मॉल एस को नहीं देखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड को देखना है क्योंकि ये फिनोटाइप है। तो सारे प्रोजेनी क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंडेड। यही मैटरनल इनहेरिटेंस कह रहा है। तो यहाँ पर राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। आंसर विल बी ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्लांट capital R round seed is dominant over small r wrinkled seed and capital Y green leaf is dominant over small y yellow leaf. A plant with genotype capital R small r y is crossed with capital R small r capital Y small y. इससे क्रॉस हुआ तो कितने फ्रैक्शन बनेंगे, रिंकल सीड और येलो लीफ, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो चेक कर ले, यहाँ देख लेते, इससे गैमेट कितने बनेंगे, तो यहाँ से सिर्फ 2 गैमेट बनेंगे। और गैमेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n, वेयर n इज हेटरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन कितने हैं, सिर्फ एक, ये है, ये तो होमोजाइगस है, तो यानी इसकी वैल्यू होगी 1, तो 2 to the power 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई ये गैमेट बनेगा और दूसरा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 2 to the power 2, क्योंकि 2 हेटरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ 4 गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना बनेगा, तो ये एक स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो सिर्फ ये और ये जब क्रॉस कराएंगे तब बनेगा सिर्फ, ठीक है। बाकी कोई भी होमोजाइगस रिसेसिव नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक बनेगा यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव। आउट ऑफ हाउ मच, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये सबके साथ करेगा, तो टोटल कितने होंगे 4, और ये भी इसके साथ कंबाइन करेंगे तो 8, यानी 8 में से सिर्फ एक होगा होमोजाइगस रिसेसिव। या पनेट क्रॉसिंग कर सकते हैं, इस तरफ क्या करेंगे, आप चारों को लिख लीजिए, ठीक है। कैसे, यहाँ पर कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और अब इसको क्रॉसिंग करा दीजिए किससे, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई और दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो सिर्फ यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। तो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 में से सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो आंसर विल बी बी। Moving to next question, the coat color of the cattle is example of incomplete dominance. A raw red cow, capital R, is mated with the roan bull, capital R smaller. The fraction of progeny of red coat will be okay. तो कैपिटल आर क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो यहाँ पर एक गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल आर, और यहाँ पर 2 गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कंबाइन करके कैपिटल आर फॉर्म करेंगे और ये कंबाइन करके कैपिटल आर स्मॉल आर फॉर्म करेंगे। तो ये क्या होगा, रेड रोन कलर इंटरमीडिएट, और ये क्या होगा, रेड कलर, यानी 50% रेड बनेगा, तो आंसर विल बी 0.5। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया कंजुगेशन अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स। ये हमेशा कंजुगेशन पॉजिटिव F+ और F- में होता है। तो F- को हम लोग F- भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास फर्टिलिटी फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो F- भी बोलते हैं, तो ये होगा F- और F के बीच में, आंसर विल बी ए। Which one of the following is the correct order of basic process involved in ecological succession? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले आता है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब वहाँ लाइफ नहीं है, न्यूड है, लाइफ है नहीं। उसके बाद में क्या होगा, इन्वेजिनेशन। उसके बाद क्या आएगा, इन्वेजिनेशन, बाहर से कोई इन्वेजिनेट करके लाइकेन और मॉसेस आए, ग्रासेस या स्पोर्स आ गए मॉसेस के, और फिर उसके बाद में मॉसेस को आए, कॉम्पिटिशन होने लगा,
फिर कोएक्शन होने के बाद में रिएक्शन होगा और फाइनली स्टेबलाइज करके क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म करेंगे। तो आंसर होगा न्यूट्रिशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट वन, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। अल्फा डाइवर्सिटी हमेशा इंडिविजुअल स्पीसीज लेवल पर होता है, स्पीसीज लेवल पर, ठीक है। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को शो करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन सिचु कंजर्वेशन। इन सिचु कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो उनको ओरिजिनल प्लेस पर या नेटिव प्लेस पर ही क्या किया जाए, कंजर्व कर दे। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो यानी वो नेटिव प्लेस पे नहीं, कहीं और ले जाकर कंजर्व कराया गया हो। तो नेशनल पार्क नेटिव प्लेस पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेटिव प्लेस पे होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व नेटिव प्लेस पे होता है। बायोलॉजिकल रिसोर्स रिपोजिटरी, रिपोजिटरी जब बनेगा तो रिपोजिटरी का मतलब है कि लैब में लेकर आ गए, ठीक है। तो ये वाला उनको एक्स C2 का एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक सीड बैंक, तो ये भी XCT होता है। तो आंसर विल बी सी। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू। तो यहाँ पर सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन एक तरीका है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं, न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ये जोग्राफिकल आइसोलेशन से कभी नहीं होगा। जोग्राफिकल आइसोलेशन से जो भी कोई स्पीसीज बनता है तो उसको हम लोग एलोपैट्रिक्स बोलते हैं। तो आंसर विल बी ए। द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, तो लाइफ ऑन द अर्थ वॉज, फर्स्ट लाइफ था कीमोहेटरोट्रॉप्स। सबसे पहले जो लाइफ आए वो होते कीमोहेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके वो क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करके NO2 फॉर्म किया और इससे एनर्जी रिलीज कराया, और ये एनर्जी को यूज़ करके क्या किया, डायरेक्टली सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, कीमोहेटरोट्रॉप्स। सबसे पहले कीमोहेटरोट्रॉप्स आ गए और उसके बाद में अगर पूछा जाए तो फिर फोटोऑटोट्रॉप्स आएंगे और सबसे फिर साइनोबैक्टीरिया आए, ठीक है। तो फर्स्ट ये आएंगे, फिर सेकंड, ये थर्ड। जब साइनोबैक्टीरिया आए तो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिच का नहीं पूछ रहा, सबसे पहला लाइफ ऑर्गेनिज्म आया था कीमोहेटरोट्रॉप्स। आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशनरी प्रोसेस अकरिंग इन ए स्पीसीज वेयर एक्युमुलेशन ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस बिकम डिस्टिंक्ट टू फॉर्म ए डिफरेंट स्पीसीज। इसको क्लैडोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लैडोजेनेसिस जो चार्ल्स डार्विन का था कॉन्सेप्ट, ये एनाजेनेसिस नहीं होगा। एनाजेनेसिस का मतलब है कि स्पीसीज, एक स्पीसीज सारे के सारे दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट करके, फर्स्ट से 2 और 2 वाले सारे के सारे 3 में कन्वर्ट करके, जो कि लेमार्किज्म व्यू है। क्लैडोजेनेसिस चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जहाँ पर एक स्पीसीज से कुछ स्पीसीज अनदर स्पीसीज बनाएंगे और कुछ फर्स्ट स्पीसीज इस तरफ आ गए और कुछ और स्पीसीज में कन्वर्ट होंगे, यानी पहले वाले भी स्पीसीज होगा और यहाँ पर कॉमनली इस तरीके से नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज करते जाएंगे और पुराने वाले भी स्पीसीज वहाँ रहेंगे, यानी कंप्लीट एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में नहीं कन्वर्ट करेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लैडोजेनेसिस, विच इज जस्ट लाइक ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। तो आंसर होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कैरिड आउट बाय रेट्रोवायरस। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इसके बाद ये क्या करते हैं, DNA बनाते हैं और DNA बनाने के बाद में होस्ट के DNA के साथ में इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो इस DNA को कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं जो RNA से आ रहे हों, और इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पर एंजाइम, इस तरह के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को कहते हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। आंसर विल बी सी ऑप्शन, जो RNA जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देगा DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द टॉटोमेरिज्म शिफ्ट कॉजिंग द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन प्यूरिन टू अनदर प्यूरिन। तो प्यूरिन जब सब्सटीट्यूशन होता है तो म्यूटेशन को ट्रांजिशन म्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसवर्सन होता है जब प्यूरिन पैरामिडिन से रिप्लेस होता है। इन्वर्जन होता है जब सीक्वेंस इन्वर्ट कर जाए, और ट्रांसलोकेट होता है जबकि एक जीन एक क्रोमोसोम से नॉन होमोलोगस दूसरे क्रोमोसोम पे जंप कर जाए, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। Moving to next question 83, in E. coli the inability of lac repressor to bind with inducer which would result in। तो अगर लैक रिप्रेसर, आपको मालूम है लैक रिप्रेसर में क्या होता है, यहाँ पे आई जीन होता है जो लैक रिप्रेसर बनाता है, और लैक रिप्रेसर प्रमोटर और ऑपरेटर और उसके बाद जीन होते हैं गैलेक्टेज जीन, जिसको
जेड, वाई और ए जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम बनाता है। तो यहाँ पर लैक रिप्रेसर एक प्रोटीन है जो बना रिलीज होता है, और ये क्या करता है, ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाता है ताकि प्रोमोटर पे जो राइबोसोम है वो अब आगे नहीं मूव कर सके। तो अगर तब mRNA की सिंथेसिस करानी है तो प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको मूव कराना है, यानी ऑपरेटर पर लैक आई रिप्रेसर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर इस पर कौन बाइंड करके इसको इनएक्टिव करता है, लैक्टोज। अगर बाहर से लैक्टोज मिले तो वो लैक्टोज इस रिप्रेसर को ब्लॉक कर देता है, और लैक्टोज इस रिप्रेसर को बाइंड करने के बाद में रिप्रेसर फ्री नहीं रहते और वो ऑपरेटर पे नहीं जाते। तो यहाँ पर अगर लैक रिप्रेसर लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो इनिबिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और ये लैक रिप्रेसर कंटिन्यूस यहाँ ऑपरेटर में बाइंड करेंगे, और ऑपरेटर में बाइंड करने के बाद में mRNA का सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सब्सटेंशियल सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर लैक रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं होता है इंड्यूसर के साथ बाइंड करने पर, और इंड्यूसर क्या होगा यहाँ पर, लैक्टोज। तो अगर इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो लैक रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं होगा, वो एक्टिव रहेंगे और वो जाकर ऑपरेटर में बाइंड करेंगे और mRNA का सिंथेसिस नहीं होगा। तो आंसर विल बी ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए if the molar amount of G in a DNA sample is 20%, what is the molar amount of T in a sample? तो G का अगर 20% है तो G कंबाइन करता है C के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन, तो ये 20%, तो यानी ये भी 20%, यानी इसका नंबर होगा 40%, G और C। तो 100 में से 40 माइनस कर दे तो आएगा 60। तो ये होंगे एडेनिन एंड थाइमिन, तो दोनों के नंबर इक्वल, तो इसको 2 से डिवाइड कर दे तो 30 आएगा, यानी एडेनिन भी 30 और थाइमिन भी 30। थाइमिन पूछ रहा है 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन आरएनए एडिटिंग इन मैमल? आरएनए एडिटिंग में सी को चेंज किया जाता है यू में, ठीक है। साइटोसिन को चेंज किया जाता है यूरासिल में, इसको आरएनए एडिटिंग कहते हैं। तो साइटोसिन का आपको स्ट्रक्चर कैसा है, आपको याद होगा कि पैरिमिडीन में, ये दोनों पैरिमिडीन है, तो ये अगर पैरिमिडीन का एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ पर साइटोसिन क्या होगा, साइटोसिन में यहाँ पर डबल बॉन्ड O और NH2 ये होता है, ठीक है। और यूरासिल में क्या होता है, यूरासिल में ये स्ट्रक्चर होता है, ये यूरासिल का है, ठीक है। यूरासिल में ये स्ट्रक्चर होता है। तो एमाइन की जगह पे यहाँ पे क्या है, O। तो अगर माइनस NH2 हो जाए तो ये वाला साइटोसिन किस में कन्वर्ट कर जाएगा, यूरासिल में। तो यहाँ पे डी एमिनेज की जरूरत होगी, जो एंजाइम एमाइन ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा साइटिडीन डी एमिनेज, आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ RNA इज D2। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइबोज शुगर में सेकेंड पोजिशन पे 2 प्राइम पर OH रहता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और जिसकी वजह से RNA सेल्फ डिग्रेड करता है। तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट फर्स्ट गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल? DNA जेनेटिक मटेरियल, इसका सबसे पहला एविडेंस आया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से, जिसको लेटर ऑन फिर फर्दर प्रूव किया गया बाई साइंटिस्ट एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी, who repeated the transformation experiment of Griffith and chemically characterized the transforming principle. Answer will be A. Next question, in your opinion, what would happen to the muscles if troponin and tropomyosin complex are removed from the actin? एक्टिन में, ये एक्टिन है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्टिन के चारों तरफ क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन अटैच होता है, और ट्रोपोनिन यहाँ पर इसको फाइनली इस ट्रोपोनिन को एक्टिन के साथ में अटैच कराता है। तो यहाँ पर ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक एक्टिन एक्सपोज, एक्टिव पर बाइंडिंग पॉकेट्स होते हैं किसके लिए, मायोसिन के लिए, तो वो एक्सपोज नहीं होंगे। तो ये कब होता है, जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो वो ट्रोपोनिन के साथ में कंबाइन करता है, और ट्रोपोनिन फिर अलग हो जाता है, और उसके बाद में ट्रोपोमायोसिन भी अलग हो जाएंगे, और उसके बाद में एक्टिन पर जो बाइंडिंग पॉकेट है वो एक्सपोज हो जाता है, और ये एक्सपोज होने के बाद में यहाँ पर मायोसिन बाइंड कर जाता है। तो ये मैंने जनरल इसको फंक्शन को डिस्कस कर लिया। अब अगर यहाँ पर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रहेंगे नहीं तो ये वाला एक्टिन पे बाइंडिंग पॉकेट हमेशा के लिए एक्सपोज होगा,
तो यहाँ पर मायोसिन बहुत स्ट्रांगली एक्टिन के साथ में बाइंड करेंगे और वो कभी भी डिसोसिएट नहीं करेंगे। तो आंसर होगा एक्टिन विल बी स्ट्रांगली बाइंड्स विथ मायोसिन। आंसर विल बी ए। Moving to next question, northern blot hybridization for measurement of cellular mRNA from higher eukaryotic cells depict। तो नॉर्दर्न ब्लॉट हमेशा यूज़ करते हैं mRNA के क्वांटिफिकेशन के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि देयर इज ए जीन एक्सप्रेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक जीन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है mRNA का सिंथेसिस हुआ है किसी पार्टिकुलर जीन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज डाला तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे एंजाइम हैं लाइक हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस बनने के लिए mRNA बनना ज़रूरी है। तो इसका मतलब इस हेक्सोकाइनेस जीन प्रेजेंट होगा डीएनए में और इनका mRNA बनेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ग्लूकोज जब सेल के अंदर डालेंगे तब। तो इस तरह के क्वांटिफिकेशन को हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर जीन का mRNA बना है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है? सिंथेसिस ऑफ mRNA। आंसर विल बी ए। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप वुड यूज टू विजुअलाइज द गिवन प्रोटीन इन ए लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में हम लोग एनालाइज करने के लिए हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लाइव सेल्स का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला, सेल डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग देख सकते हैं यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइक ब्राइट फील्ड और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। और इस तरह के माइक्रोस्कोपी को स्टीरियो जूम भी कहते हैं, जहाँ पर आप क्विकली इनका मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज कर सकते हो। तो आंसर होगा यहाँ पे बी। फ्लोरेसेंस डाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कभी भी लाइव सेल्स को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरेसेंस डाई जब डालेंगे तो ये डाई बहुत ज़्यादा केमिकली टॉक्सिक होता है, वो लाइव सेल्स को डेड कर देगा। तो ये यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये दोनों कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पास करते हैं हाई बीम इलेक्ट्रॉन, तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो ये हमेशा डेड सेल के लिए यूज़ करते हैं। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? लाइव सेल्स के लिए। तो आज के सेशन में अप टू क्वेश्चन नंबर 90 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट सेशन विल बी लास्ट सेशन, जहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके जेन्युइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। काइंडली शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।